नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इमरजेंसी कवर किया है और प्रेसिडेंट कवर कर लिया है, वाइस प्रेसिडेंट कवर कर लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट पर। ठीक है, संसद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम और मेंस में अवश्य ही आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर एक एक चीज़, ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं संसद। तो पहले कुछ चीज़ें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पे ज़रूर बात करेंगे, हालांकि हम आपको बहुत बार बता भी चुके हैं और आज भी हम इस लेक्चर में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी रिवाइज भी होंगी और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर नहीं सीखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें संसद की, तो ये केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का विधायी अंग। केंद्र सरकार का विधायी अंग। केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है, देखा है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें तीन चीज़ें आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तीन चीज़ें, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, एक मिनट। तो विधायिका के बारे में आपको मैंने पहले बताया होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब दिया ना, तो उसमें आपको बताया था कि विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और कानून की जो संवैधानिक जांच होती है वो न्यायपालिका करती है। ठीक है, इतना तो इंट्रोडक्शन आपको पहले भी दिया जा चुका है। तो इसीलिए इसको कहते हैं केंद्र सरकार का विधायी अंग, यानी जो संघ सूची के विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का काम ये करती है। इसलिए संसद को हम लोग लेजिस्लेचर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, विधायिका। और भारतीय संविधान के भाग 5 में जितने भी केंद्र की व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय संविधान का भाग 5 होता है। और अगर हम लोग स्पेशली पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 122, ठीक है, आर्टिकल 79 से 122 में इसका प्रोविज़न आपको मिलेगा। यानी ये जो आर्टिकल हैं सभी तो नहीं लर्न करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर हमें जानने रहेंगे, तो वो हम लोग टॉपिक के साथ कवर करते रहेंगे। ओके, तो भाग 5 में जितने भी केंद्र की व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी भाग 5 में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक, और जो भाग 6 है वो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर मिलेंगी। तो देखो, मतलब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर आपने पार्लियामेंट समझ लिया, यानी जो केंद्र की विधायिका है इसको यदि आप समझ लिए तो राज्य की विधायिका अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक ही जैसी व्यवस्थाएं हैं, बस अंतर इतना है कि इसका भाग 5 है और राज्य के जो सिस्टम है वो भाग 6 में है। आर्टिकल चेंज हो जाएंगे, बाकी फंक्शन तो एक ही जैसे हैं। ठीक है, खैर, तो हम लोग बात करें 1954 में, हालांकि 1952 में पहली बार ये जो संसद के दोनों हाउस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ये आपको पहली बार देखने को मिलेगी। बट इनका नाम जो रियल नाम था राज्यसभा और लोकसभा, मतलब जो आज की डेट में जो नाम है ये पहले नाम नहीं था, इसका पहले नाम कुछ और हुआ करता था। 1954 में ये चेंज हुआ। तो 1954 के पहले इसमें जो राज्य परिषद होता था, राज्य परिषद, 1954 में जो राज्य परिषद होता था उसे बदलकर राज्यसभा कहा जाने लगा। तो इसका नाम कब बदला? 1954 में, 1954 में। उसके पहले क्या बोलते थे? राज्य परिषद। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। ठीक, और इसको जनता का सदन कहते थे, जनता का सदन। और जो जनता का सदन था वो आज की डेट में लोकसभा कहा जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद, उसके दो हाउस हो गए,
एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा। हाउस दो होते हैं, यानी इसको कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी दो सदनी विधायिका, दो सदनी विधायिका। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, चाहे वो केंद्र का हो और चाहे वो राज्य का हो, कैसा होता है? बाई कैमरल, दो सदनी होता है। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जब लोग राज्य में आएंगे तब राज्य का देखेंगे। और राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कह दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई संविधान में प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई उच्च और निम्न नहीं है। आपको लगेगा कि ये उच्च सदन है तो इसमें पावर ज़्यादा होती होगी, ऐसा नहीं है। पावर आप देखोगे पावर के मामले में तो फिर लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर रहेंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक परंपरा है, बोल दिया गया। संविधान में कहीं नहीं लिखा रहेगा कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, हम लोग बोलने लगे इसको। ठीक, तो पहले तो कन्फ्यूज़न आप ये क्लियर कर लीजिए। और लेकिन अगर इसके अंग की बात की जाए तो अंग इसके 3 हो जाते हैं। तो जब अंग की बात कही जाए तो हमारी जो लेजिस्लेचर होती है, चाहे वो यूनियन लेजिस्लेचर हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, उसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई? 3। 3 में कौन कौन से हो गए? एक हो गया राज्यसभा, दूसरा हो गया लोकसभा और तीसरा हो गया प्रेसिडेंट। और यही अगर राज्य की बात होती तो राज्यसभा की जगह पर विधान परिषद होता और लोकसभा की जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होती और प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर होते। अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर हम यही टॉपिक हम जब स्टेट में पढ़ेंगे, है ना, राज्यों में पढ़ेंगे, तो राज्यसभा की जगह पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, लोकसभा की जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर होंगे। सारे सिस्टम वही होंगे। तो यहाँ भी 2 हाउस हो गए, ये क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हो गया 2 सदन, यानी 2 सदनी विधायिका है। ठीक है, और लेकिन अंग यहाँ पर ये हो जाएगा, गवर्नर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, फंक्शन एक ही जैसे होंगे, बस थोड़ा सा आर्टिकल बदल जाएंगे। ठीक है, कानून बनाने के विषय बदल जाएंगे, बाकी सब कुछ वही होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी, है ना। तो अब राज्यसभा लोकसभा में जो बेसिक डिफरेंस होगा उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन एक मोटा सा डिफरेंस अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो पहले इसका नाम था राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका मतलब, और आज इसको राज्यसभा कहते हैं। इसका मतलब ये राज्यों की सभा है। इसका मतलब हो गया कि ये राज्य और यूनियन टेरिटरी के जो प्रतिनिधि होंगे वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो राज्यसभा में कौन होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। राज्यसभा में कौन होगा? स्टेट, यानी भारत में जो स्टेट्स हैं, एंड यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो जो राज्यसभा चुनी जाएगी, जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, ये बात अभी आपको थोड़ी देर में और ज़्यादा क्लियर होगी। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और जो लोकसभा होती है, ये लोकसभा ये संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के लोगों मतलब भारत की जनता। ठीक है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व। ओके, तो रियल में लोकतंत्र का जो रियल में रिप्रेजेंट कर रही है वो लोकसभा है। लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा के सदस्यों को हम लोग चुनते हैं। हर भारतीय नागरिक जो 18 साल का हो चुका है और उसके ऊपर अगर कोई अयोग्यता नहीं है, ठीक है, तो वो लोकसभा के प्रतिनिधि को चुन लेगा। ठीक है,
लेकिन राज्यसभा के प्रतिनिधि को हम लोग नहीं चुनेंगे, उसमें राज्य और यूनियन टेरिटरी के जो विधायक होंगे वो उन्हें चुनेंगे। ठीक है, इसीलिए वो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने एक मोटी मोटी बात यहाँ पर समझी कि लोकसभा और राज्यसभा ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल नोट्स इसी तरीके से बनाइए। नोट्स आपको लंबा नहीं बनाना है, नोट्स आपको बेहद शॉर्ट बनाना है, और ज़्यादातर आपको नोट्स बनाने में ग्राफ का प्रयोग करना है। और नोट्स बनाते समय आपको 3 कलर का पेन ज़रूर यूज़ करना है ना। 3 एटलीस्ट 3 कलर आपको अपने नोट्स में यूज़ करने हैं। और जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो A4 शीट पर, जो फोटोकॉपी वाला प्लेन पेज होता है, उस पर नोट्स बनाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे हमको नोट्स बना के भेजते हैं, तो जो हमारा क्लास वो लोग देखते हैं, नोट्स बना के भेजते हैं। कुछ लोग तो इतना बेहतरीन नोट्स बनाते हैं कि नोट्स बनाते बनाते ही उनको याद हो जाता होगा, और अगर 2-4 बार वो अपनी शीट देख लेंगे तो बिल्कुल वो रट जाएगा, टॉपिक आपके दिमाग में घुस जाएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ, आप भूलना भूल जाओगे। चैलेंज होगा मेरा, आप भूल के दिखाओ, आप केवल काम कर लो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लोग कहेंगे कि याद करके दिखाओ, हम कहेंगे तुम भूल के दिखाओ। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप यदि काम करते हैं तो ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया का जो स्टूडेंट है वो हमें देखता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और बहुत सारी जगहों से कमेंट आते हैं, कॉल आती है मेरे पास। ठीक है, और बहुत लोग हमारे लेक्चर को लाइक करते हैं, तो इसमें मुझे बड़ा गर्व फील होता है। तो आप लोग इसको करिए सही से। ठीक है, खैर, तो हम लोग थोड़ा सा इसके अंग की बात जो की है कि संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, तो उसमें जैसा कि आपको बताया, ठीक है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और यहाँ पर हम एक अंग यहाँ पर लिख रहे हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, अब चूंकि मैं प्रेसिडेंट को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है और इसके 6 लेक्चर हमने पढ़ाए हैं, तो वहाँ सारी बातें हमने बताई थी, लेकिन उनमें से कुछ बातें यहाँ पर हम आपको फिर बताएंगे। तो देखो, राष्ट्रपति ये संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। कहाँ पर लिख दूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, अभिन्न अंग, यानी ऐसा अंग जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे अभिन्न अंग। ठीक है, और लेकिन एक बात याद रखिएगा, बट ये संसद के सदस्य नहीं होते, संसद का सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं होता। तो जब ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो संसद में मतदान वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, संसद में जब कोई बिल विल आते हैं तो राष्ट्रपति महोदय मतदान तो नहीं करेंगे, है ना। लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं हैं, अंग हैं। तो ये संसद की जो भी मतलब बैठक वगैरह होंगी, है ना, सत्र वगैरह चलते हैं, उसमें ये नहीं बैठेंगे, है ना। तो ये संसद में बैठते नहीं, संसद में नहीं बैठते, संसद में नहीं बैठते। लेकिन चूंकि ये संसद के अंग हैं तो ये कुछ काम जरूर करते होंगे संसद से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय संसद से संबंधित कुछ चुनिंदा काम जरूर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ चुनिंदा काम जरूर है इनका, कुछ चुनिंदा काम। तो संसद से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा काम हैं, जैसे दोनों सदनों को के सत्र को आहूत करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या क्या काम करेंगे, इस जगह मैं लिख दूँ तो शायद आप लोगों को दिखना चाहिए। तो देखो, तो दोनों सदनों का सत्र आहूत करना,
दोनों सदनों का सत्र यानी सेशन आहूत करना। आहूत करने का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, आहूत करना। और अगर सत्र चल रहा है तो सत्र का सत्रावसान करना, प्रोरोगेशन, ठीक है, प्रेरोगेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सत्रावसान करना, सत्रावसान करना। अगर संसद का सत्र चल रहा है तो सत्र का अवसान कर देना, यानी सत्र को ही समाप्त कर देते हैं, ये राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े गौर से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ लोकसभा को विघटित करना, बट ये अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर साल नहीं, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे लोकसभा के, तो प्रधानमंत्री की सलाह से यानी मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का विघटन करते हैं। हर 5 साल में जब पुरानी लोकसभा विघटित होती है तो नई लोकसभा का इलेक्शन होता है। और ये 5 साल पूरे होने के पहले भी लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, उसे डिसॉल्व कर सकते हैं यदि प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने के लिए कहें तो, ठीक है। तो इसे विघटित कर सकते हैं और ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं। नेक्स्ट, ये कानून बनाने की शक्ति भी इनके पास होती है। क्यों? क्योंकि ये संसद के अभिन्न अंग हैं, इसलिए ये कानून भी बनाते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो कानून बनाने में इनका क्या रोल है? जब दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है तो इनके पास आता है तो ये उस पर साइन वाइन करते हैं, यानी कानून निर्माण की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति। तो संसद से जुड़े हुए ये बहुत सारे काम करते हैं। और भी आप देखोगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी विधेयक को लेकर, तो ये ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाते हैं, संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, संयुक्त बैठक, ठीक है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। ये हम आपको राष्ट्रपति की जब शक्तियाँ आपको पढ़ाई थी तो उस समय हमने इसे आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो बस जस्ट आप इसे रिवाइज यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ। इस ग्राफ को मैं यहाँ पर हटाता हूँ, एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आप अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके दिमाग में छप जाएगा। पढ़ते तो सभी लोग हैं, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पढ़ना है ना। तो जो सिलेक्शन लेता है, जो नहीं लेता है, उसके ज्ञान में बहुत अंतर नहीं होता है, ठीक है। बस जिसने सिलेक्शन ले लिया, इसका मतलब है उसने कुछ अलग ढंग से पढ़ लिया। तो वही मैं ढंग आपको बता रहा हूँ कि किस ढंग से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किस ढंग से चीज़ों को हमें समझना है। कंपटीशन का दौर है, ठीक है। आप अलग अलग ढंग से काम करेंगे औरों से, तो फिर आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी तुलना करते हैं ब्रिटेन और अमेरिका से। क्लास लंबा होगा, मैं बार बार कहता हूँ, धैर्य से पढ़िए, ठीक है, और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। तो थोड़ी सी तुलना हम ब्रिटेन से करेंगे, थोड़ी सी तुलना हम अमेरिका से भी करेंगे। तो थोड़ा सा दृष्टिकोण हमें अपना बृहद रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में क्या है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट, वहाँ पर आपको भी 3 चीज़ें दिखेंगी। वहाँ पर भी आपको 3 चीज़ें दिखेंगी। एक, वहाँ पर आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स दिखेगा, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स,
और दूसरा दिखेगा हाउस ऑफ कॉमन्स। और तीसरा यहाँ पर क्राउन दिखेगा। चूँकि हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया है और वो हमने ब्रिटेन से इंस्पायर होकर यहाँ पर फॉलो किया है, तो हम तुलना यहाँ से ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अगर यही हम बात करें इंडिया की, ठीक है, भारत, तो भारत में जो पार्लियामेंट होगी, भारत की संसद, जिसको अभी अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ पर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ आप जानते हो राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आप देखोगे लोकसभा हो जाएगा, और यहाँ आप देखोगे तो कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि भारत का प्रेसिडेंट और ब्रिटेन का क्राउन ये बिल्कुल समकक्ष, ये बिल्कुल कैसे हैं, समकक्ष हैं, ठीक है। और भारत में राज्यसभा ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, भारत का लोकसभा और ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स ये सेम है। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है, ठीक है, इसमें हम ब्रिटेन के ज़्यादा नज़दीक हैं, अमेरिका से नज़दीक समानताएं नहीं रखते हैं। आइए तुलना हम लोग करते हैं ज़रा अमेरिका से। तो अमेरिका की अगर बात करें हम लोग, यूएसए की संसद, ठीक है, यूएसए की पार्लियामेंट, तो यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस, ठीक है। अब यूएसए की संसद में आपको केवल दो ही दिखेंगे, यहाँ पर आपको दो ही दिखेंगे, दो सदन होंगे और दो ही अंग होंगे। तो यहाँ पर एक होगा सीनेट और एक होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आपको बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, है ना, यहाँ के प्रेसिडेंट, इनका पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, पार्लियामेंट से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधायिका के अंग नहीं होते, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो विधायिका के अंग होते हैं, ठीक है। तो चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया गया है, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका का संबंध, मतलब कार्यपालिका और विधायिका का बड़ा क्लोज संबंध होता है। तो आपको मैंने पढ़ाया कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं ये कार्यपालिका हैं, ये क्या है, कार्यपालिका है, यानी राष्ट्रपति महोदय को हम लोग कार्यपालिका में पढ़ते हैं, लेकिन ये विधायिका के अंग भी हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कार्यपालिका भी हैं और विधायिका के अंग भी हैं, विधायिका के अंग भी हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका, यानी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंग हो गए, है ना, यानी कार्यपालिका ये विधायिका के क्या है, अंग है। कार्यपालिका मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसी प्रकार जो हमने आपको बताया था मंत्रिपरिषद, आपको बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी विधायिका से ही निकल के आती है। और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति ये कार्यपालिका होते हैं। तो आप देख रहे हो
राष्ट्रपति भी विधायिका के अंग हैं, और जो मंत्री परिषद होती है वो भी विधायिका का अंग होता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर से निकल के आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या हुआ, कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, विधायिका का अंग होती है। लेकिन अमेरिका वाला सिस्टम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका वाले सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं, अर्थात जो कार्यपालिका होती है, प्रेसिडेंट मतलब कार्यपालिका, ठीक है, वो विधायिका का अंग नहीं होती है। अंग तो छोड़ो, दूर दूर का संबंध नहीं होता है। ठीक है, यही अंतर है। तो भारत के राष्ट्रपति क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के इक्वल होंगे, कि भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के क्राउन यानी ताज, राजा रानी के इक्वल होंगे? तो आप आंसर क्या लगाओगे, भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के क्राउन के समकक्ष होंगे, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो देश के प्रतिनिधि भी हैं। ठीक है, और वो सरकार के भी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, सरकार के भी हेड होते हैं। लेकिन भारत में सरकार के हेड पीएम होते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ देश के हेड होते हैं। ये अंतर आप समझिए। तो ये स्ट्रक्चर आप जरूर बना लीजिएगा अपने नोट्स में। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और बातें यहाँ पर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है उसमें विधायी व कार्यकारी अंगों पर आपस में निर्भरता होती है। फिर से सुनो इस लाइन को, संसदीय शासन प्रणाली में विधायी और कार्यकारी अंग आपस में एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी म्यूचुअल रिलेशन होते हैं इन दोनों में। कहाँ पर, संसदीय शासन प्रणाली में। बट अमेरिका वाली शासन प्रणाली में इसमें आपस में कोई परस्पर यानी म्यूचुअल रिलेशन होते ही नहीं हैं, बिल्कुल दूर दूर होते हैं। संसद अलग, राष्ट्रपति अलग, कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग। लेकिन भारत में कार्यपालिका विधायिका को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे आप डाउट सेशन भी रख सकते हो। वहाँ पर लाइव आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बार बार मिलता रहेगा। ठीक है, बार बार आपके सामने नंबर आता रहेगा, तो उस नंबर पे आप कॉल करके, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और अगर आप हमारे मिशन IAS से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे उसी नंबर पर 83 18 57 26 95, ये इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, नंबर और मिशन IAS लिखकर भेज दीजिए। हमारी टीम आपको इस ग्रुप में शामिल कर लेगी और यहाँ पर आपकी घर बैठे कंप्लीट तैयारी कराई जाती है UPSC की। ठीक है, अर्थात आप घर बैठे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई विशेष फीस नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग अब बात करेंगे जो हमारी संसद है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 79, तो जो अभी अभी हमने आपको बताया कि जैसे संसद और इसके
3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये किस में है? आर्टिकल 79 में। तो आर्टिकल 79 में ये बात लिखी गई है। अब आप देखो, जो राज्यसभा है इसके लिए आर्टिकल 80 रहेगा। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 80 रहेगा, इसके लिए 81 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के। तो हम बात करते हैं आज राज्यसभा की। तो चलिए राज्यसभा का हम संरचना देखेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 250। ठीक है, अब इन 250 में इसको ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे, 12 और 12 यहाँ पर आप निकाल दीजिए और बचे कितने? 238। तो ये जो 12 होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड। और ये इलेक्टेड होते हैं। ये वाले कैसे होते हैं? ये होते हैं इलेक्टेड। और ये इलेक्टेड कहाँ से होंगे? ये होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अर्थात ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अभी इसके हम इलेक्शन को यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो 12 सदस्य यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये कुछ विशेष फील्ड से होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, इनको बैक डोर से एंट्री दे दी जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? जैसे मान लो भारत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा योग्य होते हैं, अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बट उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं होता है, उनका कोई मतलब राजनीतिक कोई भविष्य होता नहीं है, वो राजनीतिक लोग नहीं हैं। वो कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, है ना, विज्ञान से हो सकते हैं, है ना, साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, और सोशल सर्विस का जो सेक्टर है वहाँ से हो सकते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। तो ये लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका होता नहीं है, बट वो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के। तो उन एक्सपर्ट लोगों को यदि संसद में भेजना है तो हो सकता है उनको चुनाव लड़वाया जाए, वो ना जीत पाएँ। तो उनको और उनका जो अनुभव है अपने फील्ड का, उस अनुभव का लाभ इस देश को भी मिले, इसलिए उन लोगों को राज्यसभा में भेज दिया जाता है बैकडोर से। और उनका जो अनुभव और उनकी जो विशेषज्ञता है उसका लाभ इस देश को भी मिले और मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब नीतियां बनेगी तो वो लोग भी बैठेंगे, वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो अपने अनुभव देंगे, तो उन अनुभवों को देश की नीतियों में डाला जाएगा और देश उससे लाभ उठा पाएगा। इसलिए ये 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रोविज़न रखा गया है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये किस फील्ड से होंगे। ये होंगे साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा, ठीक है। इस फील्ड के ये विशेषज्ञ होंगे या इन्हें विशेष नॉलेज होगा, विशेष अनुभव होगा, इन लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे कभी सचिन तेंदुलकर को कर दिया गया, तो पीटी ऊषा है ना, पीटी ऊषा को अभी रिसेंटली राज्यसभा में एंट्री दी गई है नॉमिनेशन के माध्यम से। ठीक है, तो वो एथलीट हैं। एथलीट किस में आ जाते हैं? कला में आ जाते हैं। ठीक, तो ये तो मामला यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा, लेकिन ये मैक्सिमम है। वर्तमान में यहाँ पर एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 सदस्य कम हैं। तो इस समय इसका मतलब है 250 पे 5 कम कर दो तो ये कितने हो गए? प्रेजेंट टाइम में 245। ठीक है, अब इन 245 को कैसे डिवाइड करोगे? तो ये देखो 12 सदस्य जो हैं ये तो रहेंगे, तो यहाँ पर आप 12 कर दो,
ठीक है। तो 12 तो ये रहेंगे। अब 12 जब आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर 233 बचे, 233, 233। तो ये तो नॉमिनेटेड हो गए, नॉमिनेटेड, ठीक है। और ये इलेक्टेड रहेंगे। ये कैसे होंगे? ये होंगे इलेक्टेड, निर्वाचित होंगे। लेकिन ये जो इलेक्टेड होते हैं ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों जगह से होते हैं। तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों जगह से होंगे। तो यहाँ पर जो 4 होंगे वो यूनियन टेरिटरी से होंगे, और जो बचे 229 ये होंगे स्टेट से। ये 28 राज्य जो हैं भारत के, ये 28 राज्यों से आएंगे। और ये जो 4 सदस्य होंगे वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। ये यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? तो प्रेजेंट टाइम में 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे कौन? एक दिल्ली, दूसरी पुडुचेरी, और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास विधानसभा है, जिनके पास क्या है? विधानसभा। और ये जिनके पास विधानसभा है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जनसंख्या का रोल होता है। तो ये जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ की जनसंख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ से राज्यसभा में सीटें हैं। और बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरी बची उनका राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या उतनी है नहीं, तो इसलिए उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। तो आपसे अगर पूछ दे कि प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरी से कितने राज्यसभा में आते हैं? 4। और 28 राज्यों से कितने चुने जाते हैं? 229। और ये 12 कौन होते हैं? ये नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल नंबर 4, उसमें ये प्रोविज़न किया गया है। तो शेड्यूल 4, इसे हम लोग अनुसूची कहते हैं हिंदी में, अनुसूची 4, ठीक है। इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इसका प्रोविज़न दिया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, मतलब कौन सा राज्य कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा राज्यसभा में अपने यहाँ से, है ना, ये तो मतलब हुआ। तो इसका आधार क्या है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का आधार क्या है, ग्राउंड क्या है? तो इसका आधार है, मतलब किस आधार पर सीटें दी गई। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा में 31, वहीं त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ से एक ही सीट है राज्यसभा में। तो कहेंगे ये तो भेदभाव दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ग्राउंड तो होगा कि किस बेस पर, किस आधार पर ऐसा किया गया। तो ये आधार है पॉपुलेशन, यानी वहाँ की जनसंख्या, ठीक है। तो जितनी जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो अगर यूपी के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में हैं तो इसका मतलब यूपी की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आधार है जनसंख्या। अब आप देखो कि इसमें जनसंख्या जो आधार है इसको भी थोड़ा सा समझो। इसमें शुरुआत के 5 प्रतिनिधि, ध्यान से समझना, शुरुआत के 5 प्रतिनिधि प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर एक के आधार पर भेजे जाते हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख की जनसंख्या तक
10 लाख पर 1 और इसके ऊपर अगर जनसंख्या है, 5 प्रतिनिधि भेज दिए गए, यानी 50 लाख जनसंख्या कवर हो गई उस राज्य की, और यदि इसके ऊपर भी जनसंख्या बचती है तो फिर ये थोड़ा सा बदल दिया जाएगा। इसके बाद 20 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि, ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। 20 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर हम इसी आधार पर देखें, इसी बेस पर अगर हम लोग देखें, तो यूपी की जनसंख्या चूंकि ज़्यादा है, तो इसलिए यूपी के प्रतिनिधि राज्यसभा में कितने होते हैं? 31। और वहीं पर अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करें तो पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए त्रिपुरा की 1 सीट होती है राज्यसभा में। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि किस आधार पर यहाँ पर प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट जरा। अब इनका चुनाव कैसे होगा ये भी हमें समझना है। तो चुनाव के बारे में हमने आपको थोड़ा हिंट तो दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जल्दी से समझते हैं यहाँ पर चुनाव कैसे होगा। तो चुनाव, निर्वाचन, तो चुनाव राज्यसभा का कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इसका चुनाव कराता है। अब चुनाव में आपको बताया अभी भी हमने 233 प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे? 233 वर्तमान में। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन आए कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव होता है, तो 233 आपका आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात तो आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। लेकिन मैक्सिमम कितने का चुनाव हो सकता है? 238 का, 5 इसमें ऐड कर दीजिए ना, जो 5 कम है। ठीक है, तो हो सकता है 238 का, लेकिन होता है 233 का। ठीक, अब आपने देखा कि यहाँ जो 233 हैं, इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो 4 आएंगे यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, और बचे 229 ये आएंगे स्टेट से। ठीक, ये स्टेट से आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इनका जो चुनाव होता है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और STVS से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और STVS मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल स्थानांतरण मत पद्धति, जैसा कि हमने आपको राष्ट्रपति में बताया था। बट यहाँ पर गुप्त मतदान ना होकर ओपन हो जाता है, इतना अंतर है। ठीक है, तो प्रक्रिया तो यही है। तो इस प्रक्रिया के आधार पर यहाँ से चुने जाते हैं और इसी प्रक्रिया के आधार पर यहाँ से चुने जाते हैं। ठीक है, तो राज्यों से जो चुने जाते हैं वो कौन चुनता है? विधायकों के द्वारा। तो विधायकों के द्वारा। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसलिए जनता यहाँ पर डायरेक्ट अपना चुनाव मतलब अपना वोट नहीं देगी। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि होते हैं, जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल बना दिया जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये चुनाव, और यहाँ भी वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड STVS, और यहाँ भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड STVS। तो जिन बच्चों ने अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और STVS प्रणाली नहीं पढ़ी है,
तो वो राष्ट्रपति का जो हमने निर्वाचन पढ़ाया है उसमें जाकर आप देख लीजिए, शायद राष्ट्रपति का लेक्चर नंबर 2 होगा वो, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। तो चैनल पर जाइए, चाहे आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएंगे रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो राज्यसभा होता है ये एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, ये स्थायी सदन होता है। ये स्थायी सदन होता क्यों है, ठीक है, इसका जवाब आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। आइए इसके जवाब की तरफ हम बढ़ते हैं कि ये स्थायी सदन कैसे होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी होता है, वो 5 साल बाद भंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये भंग नहीं होती है, ये जब से बनी तब से अभी भी चल रही है और ये चलती ही रहेगी, क्योंकि इसको परमानेंट हाउस की संज्ञा दी गई है। तो परमानेंट हाउस क्यों है, उसको जानने के लिए हमें इसके सदस्यों के कार्यकाल को देखना होगा, ठीक है। अब कहें कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये परमानेंट है, ये हमेशा रहेगी। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इनके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, यानी होते तो वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही, ठीक है, राज्यसभा के होते हैं, और ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब जो सदस्यों की योग्यता होती है, तो इसमें एक ही योग्यता आप याद रखिएगा, 30 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और बाकी जो कॉमन होती है, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, वो कॉमन है, ठीक है। अब जब राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो ये 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का। अब 6 वर्ष के लिए चुना गया, लेकिन हर 2 वर्ष की समाप्ति पर, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, हर 2 वर्ष की समाप्ति पर एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश मतलब पद मुक्त हो जाते हैं, अवकाश ले लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो वहाँ से हट जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हर 2 साल बाद वैकेंसी क्रिएट होती होगी, ठीक है। और जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको भरने के लिए इसका चुनाव कराया जाता है। तो हर 2 साल में इसका चुनाव होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। तो इसका मतलब है क्या, प्रत्येक 2 वर्ष में इसका चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है राज्यसभा। लेकिन हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग तो इसमें वोट देते नहीं ना, तो इसलिए हमें कहाँ से पता होगा, ये तो इनडायरेक्ट चुना जाता है। और अब आप यहाँ पर, अच्छा ये पॉइंट और एक समझा देते हैं, फिर इस पर आते हैं कि ये स्थायी क्यों है। अब जैसे मान लो कि राज्यसभा का कोई सदस्य 6 वर्ष के पहले ही हटना चाहता है, तो रिजाइन दे दे, ठीक है, रिजाइन दे के हट सकता है, या उसकी डेथ हो जाए, या उसे हटा दिया जाए, है ना, कई तरीके हो सकते हैं 6 वर्ष के पहले। तो अगर कोई 6 वर्ष के पहले यहाँ से हट जाता है, राज्यसभा की सदस्यता से हट जाता है, तो फिर उस वैकेंसी को भरने के लिए उपचुनाव होंगे। तो बीच में यदि वैकेंसी खाली हुआ 6 वर्ष के पहले, 6 वर्ष के पूर्व ही यदि रिक्ति होती है, तो उपचुनाव के द्वारा सीट भरी जाएगी, रिक्ति पूर्ति होगी, रिक्ति को भरा जाएगा।
उसका कार्यकाल शेष समय के लिए होगा, उसका कार्यकाल शेष समय के लिए होगा, समय के लिए होगा। ठीक है, कहने मतलब ये है कि अगर राज्यसभा का कोई मेंबर है और वो 4 वर्ष में इस्तीफा दे देता है, 4 वर्ष में इस्तीफा दे दिया उसने, तो क्या होगा? उपचुनाव होगा, और उपचुनाव से जो जीत के आएगा वो बचे हुए समय के लिए होगा। तो 6 वर्ष में 4 वर्ष निकाल दिए, बचा हुआ कितना बचा? तो अर्थात ये 2 वर्ष के लिए होगा। कितने लिए होगा? 2 वर्ष के लिए होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर जवाब इसका देना है कि ये स्थायी सदन क्यों है। तो स्थायी सदन देखो आपको यहाँ पर बताते हैं कि स्थायी सदन क्यों है। अगर कथन कारण का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पहली बात तो ये है कि एक तो आंसर आपको मिलेगा कि ये परमानेंट इसलिए है क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे डिसॉल्व नहीं किया सकता है किसी भी हालत में। एक तो ये मोटा मोटा आंसर हो गया। लेकिन अगर ये विकल्प में नहीं होगा तब फिर हम इसका आंसर क्या करेंगे? तो देखो, चूँकि 2/3 सदस्य 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं, ठीक है, पदमुक्त होते हैं, और इसका मतलब 2/3 हमेशा बने रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 पदमुक्त हुए तो 2/3 हमेशा बने रहेंगे, 2/3 हमेशा बने रहेंगे। इसका मतलब है कि राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ सदन खाली नहीं करेंगे, और जब एक साथ सदन खाली होगा नहीं तो ये सदस्य हमेशा बने रहेंगे, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी और ये परमानेंट चलती रहेगी। तो जो वैकेंसी साइड से आती रहेगी उसे भरते रहेंगे, सारे सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होंगे। लोकसभा में क्या होता है? 5 साल के लिए होता ही है सब कुछ, 5 साल बाद एकदम सब हट जाते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट हाउस है इसी वजह से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। अब हम लोग बात करेंगे पदाधिकारी। भाई सदन है तो इसके पदाधिकारी तो होंगे। अब पदाधिकारी कौन कौन होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा में 2 पदाधिकारी आपको दिखेंगे। एक दिखेंगे चेयरमैन और दूसरे दिखेंगे डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन यानी उपसभापति, 2 होंगे। और जो सभापति होते हैं वो बेसिकली उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, इस पर हमने बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर लिया हुआ है जब उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, तो आई होप कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, यानी पदेन सभापति होते हैं। लेकिन जो सभापति महोदय हैं ये हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कभी संसद के सदस्य नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका हेड उसका सदस्य नहीं होता। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। सामान्य तौर पर 5 वर्ष ही होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उपराष्ट्रपति जो है उसका उत्तराधिकारी नहीं आया तो आगे कंटिन्यू कर जाएंगे, वो तो एक अलग चीज़ है। तो 5 वर्ष हो गया, ठीक है। और जो उपसभापति होते हैं, ये उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी को चुना जाता है। तो ये राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, ठीक है।
तो फिर ये तो राज्यसभा के सदस्य हो गए ना, तो उपसभापति सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उपसभापति होंगे वो 6 वर्ष के लिए होंगे, और जो उपसभापति होंगे वो 6 वर्ष के लिए होंगे, और जो सभापति होंगे वो 5 वर्ष के लिए होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। सभापति सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन उपसभापति उस सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है, और अब सभापति क्या करते हैं ये हमने आपको उपराष्ट्रपति में डिटेल में बता दिया। अब उस चीज़ को यहाँ पर रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे उसे ना देखे हों तो उस लेक्चर को उपराष्ट्रपति पूरा डिटेल में एक ही लेक्चर में पढ़ाया है, 1 घंटे में कंप्लीट, बहुत डिटेल में, उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर मामला हम लोग देखेंगे। तो सारी कार्यवाही राज्यसभा की यही संचालित करते हैं कौन? सभापति महोदय। और अगर सभापति जी नहीं हैं तो इट मीन्स उपराष्ट्रपति नहीं है। तो जब भी हम बोलें कि राज्यसभा के सभापति, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। ठीक है, तो जब सभापति नहीं है तो ये आपको ध्यान रखना है, सभापति की अनुपस्थिति में कार्य कौन देखेगा? तो ऑब्वियस सी बात है उपसभापति देखेंगे। कौन देखेंगे? उपसभापति। ठीक है, और बाय द वे अगर उपसभापति नहीं है तो इनकी जो अनुपस्थिति है, इनकी अनुपस्थिति में कार्यभार कौन देखेगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के जिस सदस्य को इस काम के लिए नियुक्त कर दे। ठीक है, पता सोचिएगा, ऐसा राज्यसभा का सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस काम के लिए नियुक्त कर दें, ऐसा राज्यसभा का सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस काम के लिए अपॉइंट कर दें, जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त कर दें। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर चाहे नोट में आप लिख लीजिए, जैसे भी चाहे वैसे इसको आप लिख लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पर 2-3 कलर ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको कलर साइकोलॉजी तो पता ही होगी। जितनी चीज़ें कलरफुल होंगी वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी, दिमाग उसे ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करके सीखने का प्रयास करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और अपने अंदर पिक्चर बना के उसको सेट कर लेगा। ठीक है, तो ये कलर साइकोलॉजी भी आप याद रखिएगा नोट्स बनाने में। ठीक है, हाँ, एग्ज़ाम में आप रंग बिरंगे पेन यूज़ नहीं करोगे, लेकिन यहाँ आप रंग बिरंगे पेन यूज़ करोगे नोट्स बनाने में। ठीक है, चल, तो ये बातें आप समझ पाए हैं। अब आप देखो, ये अगर हटना चाहें, अब देखना मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बिगाड़ दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, आगे और चीज़ें यहाँ पर समझे। थोड़ा क्लास को स्पीड में ले लेते हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, अगर सभापति हटना चाहें, मैंने क्या कहा? हटना चाहें। ठीक है, अगर उपसभापति की बात मैं कर रहा हूँ, तो उपसभापति क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे। किसको? सभापति को इस्तीफा देकर पद मुक्त हो जाएंगे, पद मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सभापति हटना चाहें तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? तो आप जनरली लोग रट लेते हैं कि अगर उपसभापति हटना चाहें तो इस्तीफा सभापति को देंगे, और सभापति हटना चाहें तो इस्तीफा उपसभापति को देंगे। ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभापति चूंकि मेंबर तो है ही नहीं ना राज्यसभा के, ठीक है, तो इसलिए ये उपसभापति को रिजाइन नहीं देंगे। ये चूंकि उपराष्ट्रपति हैं इसलिए इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर हटेंगे।
ठीक है। और अगर सभापति को हटाना हो तो राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से इनको हटा देंगे। ये तो आपको मैं पढ़ा चुका था जब आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था, वहाँ आप देख लीजिएगा। अगर उपसभापति को हटाना है, उपसभापति को हटाना है तो कैसे हटेंगे? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे हटेंगे ये? इनको अगर हटाना है, इनको अगर हटाना है तो कैसे? तो राज्यसभा के कुल सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। और अगर सभापति को हटाना है तो यही प्रक्रिया होगी राज्यसभा में, लेकिन उसमें लोकसभा भी इन्वॉल्व होगी। लोकसभा की सहमति भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इनको हटाने में लोकसभा की सहमति की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, तो ये तो हो गया पदाधिकारी से जुड़ी हुई बातें। अब हम लोग फटाफट राज्यसभा में और चीज़ें जल्दी से देखते हैं। तो चलिए, खैर अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे राज्यसभा की शक्तियों पर, जल्दी से कवर करते हैं। 1 मिनट, इस पर हम इंक थोड़ा सा रिफिल कर लेते हैं तो सही रहेगा, जल्दी से। ठीक, तो शक्तियों पर आते हैं हम लोग फटाफट। तो राज्यसभा की शक्तियां अगर हम लोग देखें, जल्दी से थोड़ा तेजी से कर लेते हैं भाई। तो शक्तियां, तो देखो, राज्यसभा चूंकि संसद का अंग है और संसद के तीनों अंग, जो 3 अंग होते हैं ना, तो संसद अगर कानून बनाएगी तो इसका मतलब तीनों अंग मिलकर बनाएंगे ना। तो जो तीनों अंग हैं इनको कानून बनाने की पावर है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राष्ट्रपति हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। तो विधायी शक्तियाँ, राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ, और इसको हम फार्मूले के रूप में फटाफट पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे संसद है, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। संसद के 3 अंग, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तो इन 3, संसद कानून बनाती है। इसका मतलब है संसद के तीनों अंग मिलकर कानून बनाते हैं। तो अगर विधायी शक्ति का मतलब होता है लेजिस्लेटिव पावर, इसको हिंदी में कहते हैं विधायी शक्ति, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव पावर। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है, अभिप्राय ये होता है कि ये कानून बनाने की पावर है बेसिकली, मुख्य तौर पर। ठीक है, तो अगर कानून बनाने की बात हो तो राज्यसभा लोकसभा को ऑलमोस्ट बराबर पावर होती है। कैसी होती है? बराबर। तो कानून निर्माण की शक्ति दोनों की बराबर होती है। कानून निर्माण की शक्ति ऑलमोस्ट बराबर दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे कोई सिंपल बिल है तब तो ये बराबर आपको दिखेगी, लेकिन अगर कोई मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, तो उस स्थिति में धन के मामले में लोकसभा का राइट ज़्यादा हो जाता है। फिर भी यहाँ पर चूँकि बराबर शक्तियाँ बताई तो गई हैं कानून निर्माण में, लेकिन व्यवहार में सामान्य तौर पर सभी इम्पोर्टेंट बिल लोकसभा में ही लाए जाते हैं, लोकसभा को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन थोड़ा बहुत झुकाव लोकसभा की तरफ है। तो ये हो गई विधायी शक्ति। अब हम लोग बात करें जो वित्तीय शक्ति है, वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति मतलब जो धन से जुड़ी हुई शक्ति है, रुपए पैसे से जुड़ी हुई शक्ति है। तो देश का पैसा देश की जनता ही उसकी रखवाली करेगी, और देश की जनता का
प्रमुख प्रतिनिधि कौन है? लोकसभा, राज्यसभा नहीं है। ठीक है, इसलिए धन के मामलों पर जो अधिकार होता है वो लोकसभा को होता है। तो वित्तीय शक्तियों, कुछ वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं राज्यसभा को, लेकिन वित्तीय शक्तियों के मामले में ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है। जैसे मान लो कोई मनी बिल, अगर वो लोकसभा में आएगा पहले, लेकिन राज्यसभा के पास जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा उसे 14 दिन तक अपने पास रोक पाएगी। और 14 दिन में अगर उसने उस पर कोई सिफारिश की तो ठीक है, और नहीं की तो भी उसे पारित मान लिया जाएगा, यानी राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, राज्यसभा ने अगर मनी बिल पर कोई सिफारिश की तो लोकसभा की मर्जी है, उस सिफारिश को माने तो ठीक है, ना माने तो भी ठीक है। इसका मतलब मनी बिल पर राज्यसभा कमज़ोर है। ठीक है, फाइनेंस बिल पर, मनी बिल पर राज्यसभा कमज़ोर है। यानी जो अब जैसे मान लो संसद मतलब धन निकालना संचित निधि से, तो उसमें लोकसभा में विनियोग विधेयक पास करके निकाला जाता है, तो राज्यसभा वहाँ भी आपको कमज़ोर दिखेगी। तो फाइनेंस के मामले में जो फाइनेंशियल पावर है वो कम है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये वित्तीय शक्तियाँ हो गई। अब संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, है ना, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ राज्यसभा लोकसभा के पास बराबर। ठीक है, तो संविधान संशोधन बिल जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, चाहे लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए, लेकिन दोनों से वो विशेष बहुमत से पारित हो। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित हो। अब संविधान संशोधन दो तरीके से होता है, एक तो विशेष बहुमत से संशोधन होगा और एक होगा विशेष बहुमत और कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति से संशोधन। तो ये दो तरीके से संशोधन होते हैं। तो संशोधन वाला जो टॉपिक है वो हम अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसको जोड़ेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से विशेष बहुमत से अगर संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है तभी संविधान संशोधन होगा। अगर एक ने पारित किया और एक ने नहीं किया तो वो फिर प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। तो संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां दोनों में इक्वल है। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी पावर की बात करेंगे, जैसे आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, आपातकाल संबंधी शक्तियां, इमरजेंसी। तो चूंकि आपातकाल हम आपको पढ़ा चुके हैं, संबंधी शक्तियां, तो आपातकाल आपको पढ़ाया जा चुका है, इमरजेंसी बहुत अच्छे से। इमरजेंसी वाले जो लेक्चर हैं हमारे रविंद्र एकेडमी के MCQs वाले चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ आप जाकर उसे देख सकते हो। तो आपातकाल जब लागू किया जाता है, घोषणा की जाती है, तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना पड़ता है। 122 फार्मूला आपको बताया था। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो 1 महीने के अंदर अनुमोदन लेना होगा, और अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो 2 महीने में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो 2 महीने में अनुमोदन लेना होता है। फार्मूला 122 आपको बताया था। ठीक है, तो आपातकाल संबंधी शक्तियां के मामले में राज्यसभा लोकसभा बराबर पावर रखती है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम लोग और बात कर लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी दोनों के पास बराबर हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वहाँ भी शक्तियाँ बराबर होंगी। और लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में राज्यसभा के पास पावर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये इक्वल कहाँ है ना, और ग्रेटर और लेस देन कहाँ पर है, ये बातें हम आपको यहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से आपको समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें
फिक्स हो जाएं, ठीक है। तो ये इतनी सारी शक्तियां। अब अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति को हटाना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो राष्ट्रपति को हटाने संबंधी शक्ति। तो राष्ट्रपति को हटाने संबंधी पावर, हटाने संबंधी शक्ति, ये महाभियोग होता है ना। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होता है? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, ठीक है। और इम्पीचमेंट तो हम चाहे राज्यसभा में लाएं चाहे लोकसभा में लाएं, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से विधेयक पारित हो जाए तभी हट पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है दोनों के पास बराबर पावर रहती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में भी पावर दोनों के पास बराबर है। जिसको इम्पीचमेंट ना पता हो तो राष्ट्रपति वाला सेशन आप लोग देखिए, उसमें हमने इसको पढ़ा दिया है। तो देखिए ये जो सेशन चल रहा है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो पिछले लेक्चर आपने यदि देखे हैं। जिसने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर या हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ये सारे जो लेक्चर हैं, सेशन हैं, सारे वहाँ पर लगे हुए हैं, उनको आप देखिए क्रम से और एंजॉय कीजिए लेक्चर को, समझिए ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे विशेष कुछ शक्तियाँ भी हैं राज्यसभा के पास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो विशेष शक्तियों की बात कर लेते हैं। विशेष शक्ति मतलब ये विशेष पावर है जो राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको दो आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। तो इसमें विशेष शक्तियां कहाँ हैं? आर्टिकल 249 और 312, ठीक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 249 की और 312 की। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। एक मिनट। 312, 249 इसको देख लेते हैं। तो जो 249 है, इसमें जो बात लिखी गई है वो ये है कि जैसे मान लो जो भारत में शक्तियों का बंटवारा है ना, शक्तियों का बंटवारा, अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट